हेलो, चलो कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट नंबर 3 अध्याय नंबर 4 चल रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। उसमें से एक बायो-सेवर्ट का नियम था, जिसके आधार पर हमने किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी स्थापित किया था। और उस नियम का उपयोग करके धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र और अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित किए थे। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक हम इस अध्याय में लेने जा रहे हैं वो है सीधे धारावाही चालक या अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है, उसी की एक विशेष स्थिति होती है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और फिर उसकी एक विशेष स्थिति अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बच्चों कि बायो-सेवर्ट के नियम से किसी सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। बच्चों, व्यंजक हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। फटाफट देख लेते हैं वो बातें क्या क्या है। नंबर 1, बच्चों यदि लिखा हो cos थीटा तो हमने कभी पढ़ा है कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, पहली बात। दूसरा, यदि लिखा हो tan थीटा तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब और बटे होता है आधार, लंब बटे आधार। तीसरी बात जो हमें ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यदि एक समीकरण दी हो L बराबर d tan अल्फा, ध्यान समझिएगा, L बराबर d tan अल्फा, इसमें d एक नियतांक है और यदि हम इस समीकरण का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करें, बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करें तो शायद आपको याद होगा कि tan अल्फा का अवकलन sec स्क्वायर अल्फा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसका अवकलन करें अल्फा के सापेक्ष तो इसको ऐसा लिखेंगे dl बटे d अल्फा बराबर d नियतांक है। बच्चों, नियतांक अवकलन में भाग नहीं लेता और इस tan अल्फा का हम अवकलन करें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चों, मैंने इस d अल्फा का उधर क्रॉस गुणा कर दिया तो dl बराबर हमें मिलेगा d sec स्क्वायर अल्फा और साथ में क्या रहेगा d अल्फा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा, हम यूं भी बोल सकते हैं कि यदि समीकरण लिखी है L बराबर d tan अल्फा और इसका हम अल्फा के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें समीकरण प्राप्त होगी dl बराबर d sec स्क्वायर अल्फा d अल्फा। ठीक है बच्चों, एक चौथी बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, यदि लिखा हो समाकलन और समाकलन के अंदर हो बच्चों cos अल्फा और साथ में क्या लिखा हो d अल्फा, तो cos अल्फा का समाकलन sin अल्फा होता है, ये इसका समाकलन होता है। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों जिन्हें आप याद रखिएगा तो हम इस व्यंजक को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि हमने एक सीधा धारावाही चालक लिया XY, जिसमें दर्शाई गई दिशा में आई विद्युत धारा प्रवाहित की है। इससे कितनी दूरी पर, d दूरी पर, किसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो भी किसके नियम से? बायो-सेवर्ट के नियम से। और आप जानते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम केवल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता है। तो हमने क्या किया, माना एक अल्पांश AB बराबर dl, AB बराबर dl, O से C तक की दूरी OC, ये OC बराबर L और कोण OCP बराबर फाई है, ये हमने इसमें दर्शाया। तो बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों ध्यान से देखिएगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने dB लिखा। अरे dB क्यों लिखा, B क्यों नहीं लिखा? तो अल्पांश के कारण है, छोटा सा है अल्पांश तो तीव्रता भी थोड़ी सी होगी। उस थोड़ी सी तीव्रता को हमने किससे दर्शाया? dB से। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बराबर क्या होगा μ0 बटे क्या होगा 4 पाई, याद है ना बायो-सेवर्ट का नियम। फिर आएगी बच्चों धारा, फिर अल्पांश की लंबाई dl बटे में आएगा अल्पांश से बिंदु P की दूरी। देखिए चित्र में वो दूरी हमने y मान रखी है तो ये y, और y का क्या होगा स्क्वायर। अब कौन आएगा बच्चों, याद है ना आपको, साइन। फिर क्या आएगा, तो अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा मतलब CP, और अल्पांश मतलब AB के बीच बनने वाला कोण फाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा फाई।
बच्चों इसे हमने डाल दिया समीकरण 1। ठीक है, अब हमें इस समीकरण में से दो राशियों का विलोपन करना है बच्चों, एक तो साइन अल्फा और एक क्या है वाई स्क्वायर, और यदि हो सका तो हम डीएल का भी विलोपन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, माना कोण, ध्यान से देखिएगा, कोण OPC, OPC बराबर कितना है अल्फा। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज POC में, POC में बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको याद हो समकोण त्रिभुज में बच्चों दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है, क्योंकि एक कोण ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे इस त्रिभुज POC, ये त्रिभुज है बच्चों, इस त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक तो ये अल्फा है, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, और एक ये फाई है। तो इन दोनों न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं कि फाई प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, इस अल्फा को उधर पलट दिया, तो इधर अकेला क्या बचेगा फाई, तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, फाई बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब चूंकि हमें यहां से साइन का विलोपन करना है, मतलब साइन फाई का, तो ये जो लाइन हमने लिखी है इसके दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, मतलब दोनों पदों के साइन का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, साइन अल्फा, सॉरी साइन फाई बराबर क्या होगा, साइन अंदर क्या आएगा 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा अल्फा, बराबर है। बच्चों आपको याद होगा पुरानी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो डेफिनेटली साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसमें हम साइन फाई को हटाकर उसकी जगह क्या रख सकते हैं, कॉस अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, मान समीकरण फलाने में रखने पर, फलाना मतलब 1, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम इस मान को किस में रखते हैं, समीकरण 1 में, तो dB बराबर क्या मिलेगा बच्चों, म्यू 0 बटे में क्या आएगा 4 पाई, फिर क्या होगा IDL बटे क्या आएगा वाई स्क्वायर, और ये बन जाएगा कॉस अल्फा। बच्चों इसे हमने डाल दिया समीकरण 2। अब हमारे लिए समीकरण 1 का कोई महत्व नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं, काम खत्म इसका। अब हमें यहाँ पर दो राशियों का और विलोपन करना है बच्चों, एक तो डीएल है और एक क्या है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज POC में, POC में बच्चों ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक समझना है ना, ध्यान समझना कि कॉस अल्फा बराबर, हम कॉस अल्फा का मान निकालने जा रहे हैं बच्चों। हम जानते हैं कि कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ये है, ये त्रिभुज है, दिखाई दे रहा आपको। इस त्रिभुज में ये जो सीपी भुजा है ये तो कर्ण है, और ये जो बच्चों ओपी भुजा है ये आधार है, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या है ओपी और कर्ण क्या है सीपी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ओपी बटे सीपी बराबर, पढ़ो ये क्या लिखा है बच्चों ओपी, ओपी किसके बराबर है डी, तो यहाँ हम डी लिख सकते हैं, और बटे में क्या आएगा सीपी, सीपी मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी कितनी है वाई। ठीक है बच्चों, हम चाहें तो इससे y का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर y का विलोपन करना है। तो कैसे करेंगे, तो y का क्रॉस गुणा हमने इधर कर दिया और cos अल्फा को नीचे उतार दिया, तो y बराबर हो जाएगा d बटे क्या हो जाएगा cos अल्फा। और बच्चों आप जानते हैं कि 1 बटे cos बराबर होता है sec, तो इसको लिख सकते हैं d sec अल्फा, d sec अल्फा। ये किसका मान हो गया बच्चों y का। अब ध्यान से देखिएगा, और बच्चों इसी त्रिभुज से अब हम मान निकालने जा रहे हैं tan अल्फा का। बच्चों हमने अभी समझा था कि tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसमें लंब भुजा ये है O से कहां तक C तक, जिसकी लंबाई कितनी है L, और आधार भुजा O से कहां तक है P तक, जिसकी लंबाई कितनी है D। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे OC न बटे लिख देंगे OP, मान रख देते हैं बच्चों। OC मतलब O से C तक की दूरी जो कि L है,
तो ये लिखा L और बटे में OP मतलब O से P तक की दूरी जो कि कितनी है D। बच्चों हमने इस D का इधर क्रॉस गुणा किया, ध्यान से देखिएगा, उधर अकेला क्या बचेगा L, उसको पहले लिख लेते हैं। तो L बराबर हो जाएगा D tan अल्फा। ठीक है बच्चों, अब हम इस समीकरण का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं। आपको याद हो तो जब हमने अभी व्यंजक स्टार्ट किया था उस समय प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि जब हम इस समीकरण का अवकलन करेंगे अल्फा के सापेक्ष तो हमें डी अल्फा बराबर मिलेगा डी सेक स्क्वायर डी अल्फा, डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो हमें मान मिलेगा डी एल बराबर क्या होगा डी, फिर क्या आएगा सेक स्क्वायर अल्फा और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों डी अल्फा। ये कैसे होगा ये प्रारंभ में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक तो हमें मान प्राप्त हुआ किसका y का जो कि कितना है डी सेक अल्फा, और एक हमें dl का मान प्राप्त हुआ है जो कि डी सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा है। इन मानों की जरूरत किसको है, समीकरण 2 को। तो बच्चों ये मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या लिखेंगे, मान समीकरण फलाने, फलाने मतलब समीकरण 2 में रखने पर मैं रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखें ये लिखा हुआ है dp जैसा है वैसा बराबर म्यू 0 दिखाई दे रहा है आपको, बटे में क्या लिखा है 4 पाई, फिर क्या लिखा हुआ है आई, पढ़ो ये क्या है dl। ठीक है, dl का मान ये आएगा तो इस मान को यहां फिट कर देते हैं, क्या है बच्चों डी सेक स्क्वायर अल्फा साथ में डी अल्फा। ठीक है, अब बटे में आ जाते हैं, पढ़ो ये क्या लिखा है y, बच्चों y का मान है डी सेक अल्फा और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा और साथ में यहां पर क्या रहेगा कॉस अल्फा, ये जैसा है वैसा। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यान समझना, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर अल्फा, ये भी लिखा हुआ है सेक स्क्वायर अल्फा, अरे तो ये तो खल्लास, और डी से एक डी कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा वो हम लिख लेते हैं। तो हम यहां लिख के क्या लिखेंगे बच्चों, डी बी बराबर क्या आएगा म्यू 0 बटे में क्या होगा 4 पाई। ठीक है, फिर क्या आएगा आई, ध्यान से देखिएगा, ऊपर क्या ये डी से एक डी कट गया, सेक स्क्वायर अल्फा से सेक स्क्वायर अल्फा कट गया तो ऊपर क्या बचेगा कॉस अल्फा, साथ में क्या बचेगा डी अल्फा और बटे में अकेला क्या रह जाएगा डी। और ये बच्चों लास्ट में हमें समीकरण प्राप्त होती है, इस समीकरण को हम डाल देते हैं समीकरण 3। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को आज हम इतना ही रखते हैं, मतलब इस टॉपिक को इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका शेष भाग अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।